हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आर्य सीरीज में शुरू करने वाले हैं आधुनिक राजस्थान का उदय, और ये आर्य स्प्री का टॉपिक है। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से कम 5 से 6 क्वेश्चन आर्य स्प्री में आते हैं। इस टॉपिक के सब टॉपिक जो होंगे दोस्तों, वो इस तरह से होंगे। कुछ सामाजिक जागृति के कारक 19वीं और 20वीं सदी में, राजनीतिक जागरण, उसमें समाचार पत्र एवं संस्थाओं की भूमिका के बारे में बात करेंगे, और जनजाति तथा किसान आंदोलन 20वीं सदी के, विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल के आंदोलन जो हुए थे 20वीं सदी के, राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे दोस्तों, और देशी रियासतें एवं अंग्रेजों के मध्य जो आपसी संबंध थे उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो ये सब टॉपिक जो है 5-6 टॉपिक है, और इनसे 5-6 क्वेश्चन आर प्री में कम से कम आ ही जाते हैं। तो ये जो है टॉपिक सभी आप ध्यान से करें, और ये मैं सभी पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और व्यापक रूप से कवरेज करके तैयार करके आपको ये टॉपिक कराऊंगा। तो आप पूरी तरह से बेझिझक आश्वस्त होके ये टॉपिक जो है यहाँ से कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो के एंड में अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए अगला हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, सामाजिक जागृति के कारक। सामाजिक जागृति के कारक 19वीं 20वीं सदी। तो सामाजिक जागृति दोस्तों का मतलब होता है समाज में भेदभाव, विकृति, कुरीति, कुप्रथाओं के प्रति लोगों का अगर मुखर हो जाए ना, यानी कि लोगों के अंदर एक सामाजिक चेतना का जागरण हो जाए कि भाई ये विकृति या कुरीति है और ये जो है किसी भी तरीके से तार्किक रूप से खरे नहीं उतरती है, तो यही सामाजिक जागृति कही जाती है। तो सामाजिक सुधार के प्रयास क्या क्या होंगे वो हम देखेंगे। इसमें 2 तरीके के प्रयास होंगे, एक तो सामाजिक स्तर पर और एक सरकारी स्तर पर। सामाजिक स्तर पर जो प्रयास होंगे दोस्तों, उसमें व्यक्तिगत तौर पर जो प्रयास किए गए थे या फिर अखबारों ने जो प्रयास किए गए थे, तो वो सब इसमें कवर करेंगे। और सरकारी तौर पर जो प्रयास हुए थे, जैसे देशी रियासतों ने अगर कोई कानून वगैरह बना के कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी, या फिर अंग्रेजों ने कानून वगैरह बना के, तो वो सब हम बात करेंगे। जैसे सामाजिक सुधार के उपकरणों में प्रशासनिक या सरकारी हो गए, शैक्षिक, न्यायिक या धार्मिक उपकरण, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सुधार करके सामाजिक सुधार किया है, या फिर न्यायिक तौर पे कोई कानून ला के अगर हमने जैसे विभिन्न तरह के कानून ला के हमने बाल विवाह को रोका, जैसे सती प्रथा को कानून ला के प्रतिबंधित किया, उसी तरीके से जो है मृत्यु हो या और कोई भी कुप्रथा को अगर हमने प्रतिबंधित किया है तो उस पर बात करेंगे। और धार्मिक तरीके से भी जो हमने सामाजिक सुधार किए, जैसे किसी धर्मगुरु या समाज सुधारक जो हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने धार्मिक तौर पे उपदेश देकर या जैसे भी समाज में परिवर्तन और सामाजिक सुधार किए, तो उन पर बात करेंगे। उसी तरह से 1920 ईस्वी तक के समाज सुधारों पर हम बात करेंगे। उसके आगे के जो समाज सुधार हैं उन्होंने राजनीतिक रूप ले लिया था, और उनकी बात जो है राजनीतिक जागरण और वो जो आंदोलन की बात हम जब करेंगे तो उसमें इनकी बात साथ में हो जाएगी। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चरित्र के व्यक्तियों में स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सती प्रथा का विरोध किया, वो भी धर्मशास्त्रों को आधार बना के कि भाई हमारे वेदों में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सती प्रथा होनी चाहिए। और महिला शिक्षा की इन्होंने बात की, विधवा विवाह का समर्थन भी इन्होंने किया। दोस्तों, राजस्थान के संदर्भ में इनका सर्वप्रथम आगमन करौली में हुआ 1865 में। वहाँ से ये जयपुर अजमेर तक गए। उसके बाद दूसरी बार ये भरतपुर में आए 1881 में, और वहाँ से वो जयपुर अजमेर ब्यावर होते हुए चित्तौड़गढ़ तक गए। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में कबीरदास श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद लिखा है, उन्होंने इनका स्वागत किया था। और वहाँ पे ये महाराणा सज्जन सिंह से भी
तीसरी बार ये महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह पर 1882 में उदयपुर गए। वहाँ पे उदयपुर में इन्होंने कुछ समय बिताया और वहीं पर रह के इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को लिखा था। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और परोपकारिणी सभा की भी स्थापना की इन्होंने वहाँ पे। और उससे फिर उसके बाद वो जोधपुर गए। जोधपुर में उन्होंने राजाओं के चरित्र सुधार, गौरक्षा और वैश्यगमन के 200 पर उपदेश दिया। राजा जसवंत सिंह का उनकी प्रेम का नन्ही जान के साथ मिलना उनको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने राजा जसवंत सिंह को इस बात के लिए मना किया। ये बात नन्ही जान को नागवार गुजरी और उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी को 1883 में जहर दे दिया। उस जहर के असर में ये कुछ टाइम तक बीमार रहे और अंत में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अजमेर में आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की और वहाँ पर हरविलास शारदा और चांदकरण शारदा आर्य समाज से जुड़े। ये हरविलास शारदा वही हैं जो शारदा एक्ट बाल विवाह के खिलाफ भारत सरकार ने 1929 में बनाया था। हरविलास शारदा की बात हम स्थानीय समाज सुधारकों में बात हम करेंगे। और चांदकरण शारदा भी इन्हीं के भाई थे। भरतपुर में दोस्तों मास्टर आदितेंद्र और जुगल किशोर आर्य समाज से जुड़े थे। आर्य समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था, जाति प्रथा की निंदा की, हरिजन सुधार उद्धार की इन्होंने बात की, मूर्ति पूजा का विरोध किया, महिला वैदिक शिक्षा के ये पक्षधर थे और अनमेल एवं बाल विवाह के विरुद्ध भी इन्होंने आवाज़ उठाई। दोस्तों, सार्वभौमिकता का सिद्धांत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वास करते थे। यूनिवर्सलिज्म जिसको कहते हैं कि भाई संपूर्ण संसार जो है एक ही सत्ता है। और स्वराज का नारा भी इन्होंने दिया, जिसको बाद में लोकमान्य तिलक ने जो है उठाया था स्वतंत्रता आंदोलन में। दोस्तों, मेवाड़ में एक आर्य समाज की ब्रांच की स्थापना हुई और उसकी स्थापना विशुलाल पांड्या ने की थी। इसके बाद अगले व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 25 फरवरी 1891 को सबसे पहले राजस्थान में इनका आगमन अलवर में हुआ था। और उसके बाद ये जो है जो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह थे उनसे ये पहली बार आबू में मिले थे। और खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के साथ इनकी काफ़ी गहरी मित्रता थी और अजीत सिंह ने ही इनको जो है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्पॉन्सर किया था जाने के लिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे वो दरिद्र नारायण के विचार थे। इनका मानना था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। समस्त विश्व के धर्मों में मूलभूत एकता पाई जाती है। जिस तरह से इंसान भोजन करता है, हालांकि उसे करने के तरीके अलग अलग है, उसी तरह से धर्म सिर्फ मनुष्य की आत्मा का भोजन मात्र होता है। अंतिम उद्देश्य सबका एक ही होता है। और ये आध्यात्मवाद में विश्वास करते थे दोस्तों। और ये सभी वेद, वेदांत, रामायण, महाभारत, गीता सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते थे। और इनका मानना था कि धर्म ग्रंथ सिर्फ धर्म की बाह्य पक्ष होते हैं और असली धर्म इंसान के आत्मीय और जो है अंदर इंसान के देवत्व में पनपता है। तो कर्मवाद में भी इनका विश्वास था और आडंबरवाद का ये विरोध करते थे। दोस्तों, राजस्थान में समाज सुधार के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इनका योगदान ये था कि लोगों ने सामाजिक कुरीतियों पर अंधविश्वास करना छोड़ दिया और तार्किक रूप से सोचना शुरू किया। और समाज में लोगों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था की पुनर्स्थापना हुई। एक नई सामाजिक चेतना का संचार हुआ जो जन जागरण का आधार बनी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अंग्रेज एवं देसी रियासतों की। तो अंग्रेजों ने एवं देसी रियासतों ने क्या क्या प्रयास किए जिससे कि राजस्थान में सामाजिक सुधार हो सके। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसको ध्यान से आप देखना। 1800 से 1844 तक जो था अंग्रेजों की नीति थी कि भाई किसी को छेड़ो मत। वो किसी भी रियासत को या देसी राजा को छेड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1844 के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपना दबाव बढ़ाना शुरू किया और जो है देसी रियासतों के जो अंदरूनी मामला थे उनमें भी दखल देना उन्होंने शुरू किया।
दोस्तों अगर बात की जाए समाज सुधार की, तो सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई, केंद्रीय कानून बना, और विलियम बेंटिक जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून बनाया। राजपूताना की रियासतों को भी इन्होंने पत्र भेजे और कहा कि भाई सती निषेध का के कानून आप भी बनाइए। दोस्तों जो केंद्रीय कानून ये बना था, ये राजस्थान की रियासतों में लागू नहीं था, क्योंकि राजस्थान की रियासतों का जो शासन, अंदरूनी शासन प्रशासन था, वो यहाँ के राजे महाराजे संभाल रहे थे। इसलिए ये केवल वहीं कानून लागू था जहाँ पे अंग्रेजों का सीधा राज था। इसलिए 1829 का कानून राजस्थान में प्रभावी नहीं था। और फिर कैप्टन रिचर्डसन जो कोटा बूंदी झालावाड़ को खरीदा, यानी कि आदेश भेजकर सती प्रथा निषेध कानून बनाने के लिए निर्देश दिए। और उसके बाद जयपुर में एक संरक्षक समिति गठित हुई और उसने 1844 में सबसे पहले सती प्रथा उन्मूलन का विधेयक पारित हुआ। तो दोस्तों राजस्थान में अगर बात की जाए कि भाई किस रियासत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई, तो वो जयपुर आंसर होगा। और ये संरक्षक समिति क्या थी राजस्थान में, जयपुर में? तो ये संरक्षक समिति थी कि यह जयपुर के जो समय राजा थे राम सिंह, सवाई राम सिंह, ये बहुत छोटे थे, बच्चे थे, 10 साल के टावर थे। तो अंग्रेजों ने जो है कैप्टन लुडलो की अध्यक्षता में एक संरक्षक समिति का गठन कर दिया कि भाई जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते, ये संरक्षक समिति यहाँ के कामकाज देखेगी। और जो है कैप्टन लुडलो जो थे काफ़ी पक्षधर थे दोस्तों समाज सुधारों के, एवं उन्होंने 1844 में सबसे पहले सती प्रथा उन्मूलन विधेयक पारित करवा दिया। उसके बाद दोस्तों एजीजी जो थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट रियासतों में थे, उनके प्रयासों से फिर बाकी रियासतों में भी सती प्रथा के खिलाफ कानून पास हुए। उनमें थे 1846 में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ने कानून बनाया, 48 में कोटा और जोधपुर ने, तथा 1860 में मेवाड़ ने भी कानून बनाया। दोस्तों लेकिन ये जो कानून थे, इनमें केवल आर्थिक दंड के ही प्रावधान थे, यानी कि शारीरिक दंड या फिर जेल वगैरह भेजे जाने के प्रावधान इनमें नहीं थे। तो इस बात पे जो उस टाइम भारत सचिव बने चार्ल्स वुड 1859 में, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई और कहा कि भाई सती पर जो उन्मूलन की गति है वो बहुत धीमी है और दंड के प्रावधान जो है शासकों को बदलने होंगे, और इस तरह से दंड के प्रावधान बदले गए। दोस्तों 1859 में चार्ल्स वुड भारत सचिव बने थे, और इससे पहले ये 1854 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें थे। और उन्होंने एक चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से एक योजना भारत में लाई थी। और एक तरह से ये जैसे आज के टाइम पे जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसी तरह से उस टाइम की एजुकेशन पॉलिसी थी। और इसमें इन्होंने कहा था कि भाई जो कॉलेज लेवल पे अंग्रेजी शिक्षा शुरू करी जाए। तो ये चार्ल्स वुड जो थे भारत सचिव बने, और इन्होंने फिर सती प्रथा में और सुधार करने के लिए कानूनों में सभी शासकों को कहा कि भाई या तो कानूनों में सुधार करिए, नहीं तो उनको जो है हटाया जाएगा, शासकों को उनकी ज़मीन को खालसा किया जाएगा, उनकी तोपों की सलामी घटा दी जाएगी। तो उनमें सभी जो देशी रियासतों के शासक थे उनमें डर बिठाया गया और कानून बदलवाए गए, जिससे क्या हुआ दोस्तों, 1862 के बाद पूरे राजस्थान में इस प्रथा के विरुद्ध आदेश जारी हो गए और कानून बदल दिए गए, और ये जो है इसकी घटनाएं धीरे धीरे कम हो गई। अभी हम अगला देखते हैं कि कौन सी प्रथा थी, डाकनी प्रथा। दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना, यानी कि राजपूताना में जो एजेंट था गवर्नर जनरल का, और मेवाड़ के जो रेजिडेंट थे ईडन, उनके परामर्श से उदयपुर के महाराणा ने 1853 में इस प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित कर दिया था।
तो ये याद रखना कि डाकनी प्रथा सबसे पहले कहाँ गैर कानूनी घोषित हुई, यानी इसके विरुद्ध सबसे पहले कहाँ कानून बना, तो वो उदयपुर में बना। अब उदयपुर में क्यों बना दोस्तों? क्योंकि उदयपुर भील और जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, उस टाइम पे काफ़ी बड़ा राज्य था उदयपुर, मेवाड़ जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भील और जनजातियाँ थी, और इन भील और जनजातियों में ही ये डाकनी प्रथा होती थी। तो सबसे पहले भी इस प्रथा का जो कानून बना वो भी उदयपुर से ही बना। इसके बाद कन्यावध कुप्रथा की बात करते हैं। कन्यावध के बारे में जेम्स टोन ने कहा था कि भाई दहेज प्रथा जो है इसके लिए जिम्मेदार है, कि दहेज प्रथा की वजह से लोग कन्या का वध करते हैं। 1795 में कंपनी ने सरकार ने एक आदेश जारी किया और कहा कि भाई कन्यावध जो है नॉर्मल हत्या के बराबर मानी जाएगी, और जो सामान्य हत्या में दंड दिया जाता है वही दंड इसके लिए भी दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला प्रयास था कन्यावध कुप्रथा को रोकने में, और ये संपूर्ण भारत में आदेश जारी हुआ था। और राजस्थान में सबसे पहले कैप्टन हॉल थे, उन्होंने यहाँ दोस्तों मेरवाड़ा में मेर लोगों की पंचायत में कन्यावध ना करने की शपथ दिलवाई थी। और पर हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे लॉरेंस एंड विल्किंसन, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे कन्यावध को रोकने के लिए। और जो है दोस्तों राजस्थान में फिर कन्यावध निषिद्ध कानून पारित हुए, और वो जो है सबसे पहले कोटा में पारित हुआ 1834 में, और इसी वर्ष 1834 में ही उदयपुर के महाराणा ने मीणा जाति के लिए इसको गैर कानूनी घोषित किया। ध्यान रखना, केवल मीणा जाति के लिए उदयपुर में जो है ये गैर कानूनी घोषित किया है महाराणा ने। इसके बाद हम अगर बात करें कि भाई बाल विवाह, तो बाल विवाह पे जो है दोस्तों सबसे पहले कानून अलवर रियासत ने बनाया था। अलवर में एक प्रगतिशील राजा थे उस टाइम पे, 1903 के टाइम पे राजा जय सिंह, और राजा जय सिंह ने काफ़ी प्रगतिशील कार्य किए। बाल विवाह और अनमेल विवाह के विरुद्ध कानून इन्होंने बनाया, और मृत्युभोज को भी इन्होंने गैर कानूनी घोषित किया। तो इनके इन प्रगतिशील विचारों और इनसे ही अंग्रेज सरकार ने घबरा कर इनको जो है इनको गद्दी से भी हटा दिया था और देश निकाला इनको दे दिया था। वो बात हम जो है राजस्थान का जब इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उस वक्त कर सकेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स दास प्रथा की बात करते हैं। तो दास 4 प्रकार के होते थे। एक तो बंधक दास वो होते थे जो जैसे राजा और महाराजा युद्ध में जो सैनिक हार जाते थे उनको बंदी बना कर ले आते थे। उसके बाद विवाह के समय दहेज में मिले हुए दास होते थे। उसके बाद स्थानीय दास होते, जैसे जो भी दास राजा महाराजा के पास नौकरी करने आ गए या उन्होंने जो है दास बना लिए स्थानीय। और एक वंशानुगत दास होते थे जो दोस्तों जो राजा महाराजाओं की उनकी या जमींदारों की जो मतलब दासियों से जो संतानें होती थी तो वंशानुगत दास होते थे, और वो वहीं पे अपना काम करते रहते थे। उसके बाद दादूपंथी जो है अपने पंथ की संख्या में वृद्धि करने हेतु भी दास खरीदते थे, या एक तरीके से वो लड़के खरीदते थे। तो क्योंकि दादूपंथी शादी नहीं करते हैं तो ये अपना जो है पंथ की संख्या में वृद्धि करने और अपना वंश चलाने के लिए जो है कोई भी गरीब आदमी जो भी बेच देते हैं उनसे लड़के खरीद लेते। इस प्रथा पर दोस्तों 1847 में सबसे पहले जयपुर ने कानून बनाकर इसको गैर कानूनी घोषित किया। उसके बाद हम बात करते हैं त्याग प्रथा की। त्याग प्रथा क्या है भाई? राजपूत जाति में जैसे लड़की की शादी हो रही है तो उस पर जो भी चारण भाट ढोली वगैरह आते हैं और वो जो है दान दक्षिणा जो भी मांगते हैं वो त्याग प्रथा कही जाती है। तो ये एक कुप्रथा मानी गई है क्योंकि इससे क्या है कि वो चारण भाट वगैरह अपनी मनमानी डिमांड करते हैं और इससे जो है कन्या के जो पिता होते हैं उन पर एक अनर्गल जो है बाहर पड़ता है। तो इस कुप्रथा के कारण ही ये भी कहा गया है कि भाई इससे कन्यावध को बढ़ावा मिलता है। और जो है 1841 में जोधपुर राज्य ने जो इस पर नियम बनाए और कहा कि भाई कोई आदमी
केवल इतने ही दान दक्षिणा में मांग सकता है और इतने ही दे सकता है। जैसे इन्होंने फिक्स कर दिया कि जमींदार है तो वो 25 रुपये जो है दे सकता है, या कोई कितना बीघा ज़मीन है वो इतना दान जो है या त्याग प्रथा में चारण बाटों को दे सकता है। तो इन नियमों से जो है इस पर थोड़ा अंकुश लगा। इसके बाद दोस्तों समाधि मृत्यु की एक प्रथा होती है साधु संतों में। वो क्या करते हैं कि योग क्रिया के माध्यम से अपने जो है प्राणों को कुछ समय के लिए स्थायी स्थिर कर देते हैं और वो समाधि ले लेते हैं। तो अपने आप में एक तरीके से ये कहा गया कि भाई एक तरीके से सुसाइड हुआ, और जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके आग्रह पर सभी राजपूत राजाओं ने इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। उसके बाद दोस्तों 1903 में अलवर महाराजा जयसिंह ने बाल विवाह के साथ साथ ही मृत्यु भोज पर भी रोक लगा दी। तो 1903 में मृत्यु भोज पर रोक लगी। अब देखते हैं दोस्तों जो संस्थाओं ने कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने समाज सुधार के लिए काम किया था। तो उनमें सबसे पहली संस्था का नाम आता है देश हितैषणी सभा। इसकी स्थापना दोस्तों 1877 में उदयपुर में हुई थी 2 जुलाई को। कवि श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद में इसका वर्णन किया है वो भी इसके सदस्य थे, और इसका कार्य क्षेत्र जो था वो मेवाड़ तक ही सीमित था, तथा इनका कार्य था कि भाई जो विवाह से जुड़ी बुराइयां हैं उनको दूर करना। जैसे और मुख्य रूप से राजपूतों में जो है विवाह से जुड़ी बुराइयों को दूर करना इनका कार्य था। और इनका मकसद था कि भाई विवाह में एक तो खर्चे कम करे जाएं और जो बहु विवाह का प्रचलन है उसको बंद किया जाए। उसके बाद नाम आता है दोस्तों बाल्टर कृत हितकारिणी सभा की। तो ये बाल्टर द्वारा बनाई गई थी, और बाल्टर जो है एजीजी थे राजपूताना के। ये एजीजी वही एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है। तो राजपूताना का इनके पास प्रभार था। 1887 में इन्होंने ये सभा गठित की। इसके दोस्तों 2 सम्मेलन हुए, एक तो 10 मार्च 1888 को, एक जनवरी 1889 में हुआ। तो ये अजमेर में हुए, और इसमें जो है राजपूतों के विवाह संबंधी खर्चों पर चर्चा हुई एवं सुधारों पर आंकड़े जुटाए गए कि भाई क्या जो राजपूतों के विवाह संबंधी खर्चों के आंकड़े थे। चूँकि ये राजपूतों के विवाह संबंधी खर्चों मतलब राजपूतों से ही जुड़ी हुई संस्था थी, तो दूसरे सम्मेलन में इसका नाम बाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा कर दिया, यानी कि उसमें राजपूत शब्द और जोड़ दिया। और बाद में फिर ये 1936 में जाके भंग हुई थी दोस्तों। तो इस जो है संस्था की उपलब्धियां थी कि भाई बहु विवाह प्रथा को इसने समाप्त करने की ओर काम किया, और इसने विवाह की आयु निश्चित करवा दी कि भाई लड़की 14 वर्ष की होगी, लड़का 18 वर्ष का, और टीका एवं रीत प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लागू। टीका एवं रीत प्रथा उस समय राजपूतों में प्रचलन में थी। टीका का मतलब था कि लड़की वाले जो है लड़के वालों के यहाँ जाके जो है उपहार लेकर जाते थे और लड़के के टीका करते थे विवाह से पहले। और रीत प्रथा ये थी कि लड़के वाले लड़की के लिए उपहार लेके आते थे, और इसमें काफ़ी खर्चे बहुत थे, और ये विवाह पर एक बोझ था, और लड़की के माता पिताओं पर ज़्यादा बोझ था, इसलिए इसको बुराई के तौर पर माना गया और इस पर जो है प्रतिबंध लगा। अब दोस्तों अगर देश हितैषणी सभा और बाल्टर कृत हितकारिणी सभा के कार्यों की समीक्षा की जाए तो हम पाएंगे कि भाई हालांकि ये संस्था उतनी प्रभावी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अनेक जो है सुधार किए थे और सुधार के अनेक कदम उठाए। शासक जो वर्ग था यानी कि राजपूत जो वर्ग था वो शासक वर्ग ही था, तो उनको मानसिक रूप से सुधारों के लिए तैयार किया। इनके निर्बल पक्ष ये थे दोस्तों कि चूँकि ये जो है नौकरशाह और जो सरकारी अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा बनाई गई थी, तो इनमें नौकरशाही के दोष ऑटोमेटिकली युक्त थे, और जो कार्य प्रणाली थी वो उतनी एक्टिव नहीं थी, और समाज में इनकी भूमिका जो सक्रिय नहीं थी। तो इनमें कुछ दोष भी थे, बट जो सबसे ऊपर देखा जाए तो इन्होंने जो है
कुछ न कुछ सुधार के कार्य जरूर किए थे। अब हम दोस्तों स्थानीय व्यक्तियों की बात करते हैं कि जो राजस्थान के व्यक्ति थे उन्होंने क्या क्या प्रयास किए समाज सुधार के क्षेत्र में। तो अभी हमने देखा था कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अजमेर में आर्य समाज का जो ब्रांच की स्थापना की थी, तो उसमें हरविलास सारदा और चांदकरण सारदा भी जुड़ गए थे। तो उन्हीं में से हरविलास सारदा की बात हम करते हैं दोस्तों। हरविलास सारदा जो थे ये शिक्षाविद थे, राजनेता थे, समाज सुधारक थे और न्यायविद भी थे। इनका जन्म अजमेर में 1867 में हुआ था दोस्तों। और जो है परोपकारिणी सभा के सचिव, पहले सदस्य थे, उसके बाद में सचिव भी बने। परोपकारिणी सभा की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। हरविलास सारदा ने इंडियन नेशनल सोशल सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। उनका सबसे प्रसिद्ध जो बुक है वो हिंदी सुपीरियरिटी है दोस्तों। इसमें उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से हिंदू जो बाकी धर्मों से या जो प्रजाति है उनसे सुपीरियर है। उसके बाद दोस्तों ये राजनीति, पहले ये न्यायविद थे और कई जो है इन्होंने सरकारी संस्थाओं में काम किया। उसके बाद में ये जो है राजनीति में आए और 1924 में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा से जो केंद्रीय असेंबली में ये सदस्य बन के चुने गए। दोस्तों केंद्रीय असेंबली में इन्होंने एक बिल पेश किया बाल विवाह को रोकने के लिए, और जो है वो बिल केंद्रीय असेंबली ने 1929 में पास कर दिया दोस्तों। और 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में वो लागू हो गया। उसको दोस्तों शारदा बिल 1929 नाम दिया गया इन्हीं के नाम पे। और ये जो है इस बिल के साथ इनका नाम सदा सदा के लिए जुड़ गया। तो आज जो शारदा एक्ट चल रहा है हमारे देश में बाल विवाह के खिलाफ, वो इन्हीं के नाम से है। उसके बाद दोस्तों गोविंद गुरुजी और सुरजी भगत जी थे। उन्होंने जो है जनजातियों में सामाजिक सुधारों के काम किए और जनजातियों के उत्थान का प्रयास किया। जैसे गोविंद गुरुजी ने भगत आंदोलन चलाया था जनजातियों में। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आंदोलन था और ये जो है शोषित उत्पीड़ित भील जनजाति को संगठित कर उसमें सामाजिक जागृति एवं नवजीवन का संचार करने हेतु चलाया गया आंदोलन था, जिसे भगत आंदोलन का नाम दिया गया। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जब पढ़ेंगे, जब हम जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे अगली कड़ी में, तब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जो है इतना ही काफ़ी है। उसके बाद स्वामी गोपाल दास की बात करते हैं। तो ये चूरू में बाल का शिक्षा एवं हरिजन शिक्षा के लिए काम इन्होंने किया। आमजन को जागरूक करने के लिए उन्होंने सर्वहितकारिणी सभा बनाई। दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय थे। ये अजमेर में इन्होंने महिला शिक्षा के लिए काम किया। दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय जो है गांधीवादी विचारों के व्यक्ति थे और इन्होंने गांधीवादी विचारों पर चलकर अजमेर में कई समाचार पत्र भी चालू किए थे और उन्होंने उनको सुचारू किया था। उनको हम समाचार पत्रों की कड़ी में बात करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने सामाजिक जागृति के कारक टॉपिक पर बात की और इसको काफ़ी विस्तार से कवर किया है। और मेरा विश्वास है कि ये जो मटेरियल हमने दिखाया है ये पर्याप्त है आपकी तैयारी के लिए और इस टॉपिक के लिए। अगली कड़ी में हम दोस्तों बात करेंगे राजनीतिक जागरण की और उसमें बात करेंगे हम समाचार पत्रों की, और उससे अगली कड़ी में बात करेंगे हम संस्थाओं की। इस तरह से दोस्तों हम ये सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।